गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारी यूपी पीसीएस की जो PYQ सीरीज चल रही है, तो उसमें 2022 का पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये रिपीटेड है, यूपी पीसीएस में आया, सॉरी यूपीएससी में आया हुआ है। हालांकि डिफरेंट वर्डिंग थी पर इंटेंट क्वेश्चन का सेम ही था। ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ था कि वाई डू यू थिंक दैट कमिटीज आर कंसिडर टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे पूछ लिया, आर द कमेटी टू बी कंसिडर्ड यूजफुल, तो आंसर दोनों में सेम ही आ जाएगा। और उसके बाद डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी, ये वहाँ भी पूछ लिया था, यहाँ भी पूछ लिया, तो सिमिलर क्वेश्चन है। तो यूपीएससी से क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो जाते हैं जनरली, और उससे ज़्यादा रिपीट तो इनके यूपीपीसीएस के PYQ से ही हो जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन को अप्रोच करें वो दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए अभी तक, सब में दो तरीके जनरली बताएं, जिससे आप दोनों तरीक़ों से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, आपकी फ्रेमिंग हो जाएगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से करें। ठीक है, तो एक तो ये है कि सीधे आप स्टार्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, 2 टाइप ऑफ कमेटीज, एड हॉक, स्टैंडिंग। ठीक है, और फिर यहाँ पे parliamentary committees are the essential part of legislature as they provide a platform for detailed scrutiny. These committee consist member of various political parties। ठीक है, अब इसमें या तो ये पार्ट है, ठीक है, ये बना दीजिए इंट्रो, ये बना दीजिए। ठीक है, अगर आप इस पार्ट को हटा भी देंगे, सिंपल यहाँ से भी शुरू करेंगे, तब भी आपका इंट्रो अपने आप में सफिशिएंट होगा। अदरवाइज हो सकता है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को लेके कोई न्यूज़ आई हो, ठीक है, तो उस न्यूज़ को लेके आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक तरीके से आपका सही इंट्रोडक्शन बनेगा। ठीक है, डायनेमिक रहता है तो अच्छा रहता है इंट्रोडक्शन। नहीं तो आप जैसे इसको कहीं पे असिस्टेंस के लिए कोई पॉइंट है तो वहाँ का एंगल डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे 24 आपके पास कमेटीज़ हैं, ठीक है, तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर कहीं डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। या फिर जो जैसे देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ कमेटी, ये तो बता दिया, बाकी इसके मेंबर कहाँ से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, तो ऊपर 2 टाइप की कमेटीज़ बताई और उसके मेंबर कहाँ से ड्रॉ हुए, सिर्फ एक लाइन उसका लिख दिया किस ऑब्जेक्टिव से ये बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वो इंट्रो बन सकता है आपका। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से अपना इंट्रो बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली आर द कमेटीज़, तो इसमें कुछ इस तरीके का है नहीं कि आपको आर को डिफेंड करना है कि नहीं, तो ऑब्वियसली दे आर यूज़फुल, इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई गई हैं कि वो पार्लियामेंट्री वर्क को और स्मूदन करें, एफिशिएंट कर दें, तो ये मेन पर्पज़ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में पहले पार्ट में कुछ नहीं है, दूसरे में क्या डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी। तो एस्टिमेट कमेटी का रोल हमने यहाँ डिस्कस कर दिया, तो ओवरऑल कोई ट्रिकी क्वेश्चन है नहीं ये। ठीक है, तो अब इसमें जो रोल जब आप लिखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो रोल में लिखने में कोई बहुत इस तरीके का काम नहीं है कि कोई नहीं लिख पाए, लेकिन जो मेन आप स्टैंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप रेलिवेंट कमेटीज़ को, एक एक कमेटी को कोट कर दें, जो वो पॉइंट लिखे हैं इंपॉर्टेंस के, वहाँ पे आप कोट करते चले जाएं एक एक कमेटी। जैसे इसमें 6 पॉइंट लिखे हैं, अगर आप सपोज 5 पॉइंट लिखते हैं या 7 पॉइंट लिखते हैं, जितने भी पॉइंट लिखते हैं, अगर वहाँ पे साथ में आप कमेटीज़ को कोट करते चले जाएंगे तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कमेटीज़ के किसी भी कमेटी की इम्पोर्टेंस है या रोल है या फंक्शनिंग को लेके जो भी पॉइंट है वो ऑलमोस्ट हर कोई लिख लेगा। डिफरेंस कहाँ पे होगा, जब आप इसके जुड़े हुए रेलिवेंट कमेटीज़ के एक एक पॉइंट बता देंगे कि हाँ ये कमेटी यहाँ पे इस तरीके से यूज हो गई। ठीक है, ये कमेटी का ये रोल है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर ऑटोमेटिक वहाँ पे स्टैंड आउट कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, और यही आपको वो जो एक्स्ट्रा 1 मार्क होते हैं या 1.5 मार्क होते हैं वो दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन आपका क्या है, सबको पता है इनका काम क्या होता है। एक तो एक्सपर्टीज़ का काम होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का काम है, स्क्रूटनी का काम है। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो उस पर इंक्वायरीज होती हैं। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का इनपुट है, नॉन पार्टीशन, जिसके लिए ये जाने जाते हैं कि जो भी अगर आपका कोई भी पार्टी, डिफरेंट पार्टीज़ के मेंबर्स जो है उसके पार्ट होते हैं।
ठीक है। तो वो नॉन पार्टिशनशिप अप्रोच का एक अच्छा खासा ये एग्जाम्पल है। ठीक है। तो रोल में हमने एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन, तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स इशूज। तो अब एक कमेटी आपने डाल दी, कमेटी ऑन फाइनेंस। ठीक है। तो कमेटी ऑन फाइनेंस क्या करती है कि जब जो भी फाइनेंस से जुड़े मुद्दे हैं तो वहाँ पे आपकी इन डेप्थ एनालिसिस करती है। जैसे बजट है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी इश्यूज होते हैं तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का रोल है। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी का तो सबको पता है कि जिस तरीके से जो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया है, न्यूज़ में भी आता रहता है। तो इनका जो काम है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है। तो इसको आप यहाँ पे एग्जांपल में यूज़ कर देंगे। और इनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी, तो टूल्स लिख देंगे, थ्रू इंक्वायरीज है, इन्वेस्टिगेशंस हैं या रिपोर्ट हैं, तो वो पॉइंट आप लिख देंगे। स्क्रूटनी में क्या है, जैसे कोई लेजिस्लेटिव प्रपोजल आया तो उसकी डिटेल्ड स्क्रूटनी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन कि कहाँ पे क्या ये पार्ट इसका रेलिवेंट है क्या नहीं है। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एग्जांपल यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है। जैसे जब जिस टाइम पे बिल पास हुआ था हेल्थ और उसको लेके, मतलब ये पहले की बात है, तो वहाँ पे इस कमेटी का नाम आया था। ये मतलब काफ़ी पुरानी बात है, मतलब जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस समय पे। तो ये रोल जो है, ठीक है, जैसे कोई लेजिस्लेटिव प्रपोजल आया आपका, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी कमेटी आती है रेलिवेंट तो उसके पास जाती है। तो एक के भी पास जा सकता है, मल्टीपल कमेटीज़ के भी पास जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इशू बेस्ड इंक्वायरी, तो जेपीसी अक्सर बैठाई जाती हैं, कोई स्कैम ले होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जेपीसी की डिमांड उठती है। हालांकि अब पिछले कुछ सालों में कमेटीज़ के परफॉर्मेंस और उसको लेके हमेशा क्वेश्चन मार्क उठाया गया है, और यूपीएससी में भी क्वेश्चन इसको लेके आया है, यूपीपीसीएस में भी हो सकता है आ जाए। ठीक है। लेकिन जेपीसीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है इशू बेस्ड इंक्वायरी में। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है और वो पार्लियामेंट्री कमेटी उस स्कैम को एनालाइज करती है, फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। ठीक है। और वो एक तरीके से जो उसकी रिपोर्ट होती है वो रेफरेंस पॉइंट होती है, कोर्ट में भी उसको कोट किया जाता है। ठीक है। अगर कुछ इस तरीके का केस है जहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है तो उसको कोट किया जा सकता है और कोट किया भी जाता है। ठीक है। तो ये आपका इशू बेस्ड इंक्वायरी है, ये रोल हो गया। पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली जैसे अभी आप देखेंगे जब अभी आपका ये कौन सा बिल पास होने वाला था तो उस समय आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए इनपुट, जैसे यूसीसी है आपका, ठीक है, तो हालांकि वो तो पहले ही मांग लिया था, लेकिन अदरवाइज भी जैसे इग्नोर किया तो जो कमेटी है वो अपने रेफरेंस के लिए या उसके जो डोमेन है उसको बढ़ाने के लिए इनपुट जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनसे मांग सकते हैं। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन में सिर्फ पब्लिक ही नहीं बल्कि आपका जो रेलिवेंट एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी इनपुट लेके, ठीक है, उस जो स्कीम है पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है उसको एक तरीके से उसका डोमेन बढ़ाने में मदद करती। तो एक ये हो गया नॉन पार्टीशनशिप अप्रोच, मतलब कि कोलैबोरेटिव अप्रोच है, बियॉन्ड पार्टी लाइंस के से हट के लोग जो हैं यहाँ पे लीडर्स हैं वो आते हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो ये एक बेसिक मोटा मोटी पॉइंट है, बाकी लिखने के लिए आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। जो यूज़फुल में आप मिनी पार्लियामेंट भी कुछ लोग कह देते हैं। ठीक है। और बाकी तो मेनली पॉइंट मैंने बता ही दिए हैं इसमें, तो 6 पॉइंट है, सफिशिएंट है। अगला पॉइंट है रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी। तो रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी में कुछ इस तरीके का खास मतलब ऐसा इशू कुछ है नहीं। एक तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर का पॉइंट है, नॉन मिनिस्टीरियल मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसका पॉइंट आप डाल सकते हैं कि नॉन मिनिस्टीरियल मेंबर्स होते हैं तो इससे क्या होता है आपका एक अनबायस्ड व्यू मिल जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। क्रॉस पार्टी कोलैबोरेशन होता है, तो क्रॉस पार्टी कोलैबोरेशन से आपका क्या है, जो एक डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, अपोजिशन है उसको भी जो पार्टी उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है, तो जो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन का एक टूल है। ठीक है।
क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से फाइनेंशियल ओवरसाइट है, तो फाइनेंशियल ओवरसाइट में क्या है, जैसे एस्टिमेट्स हैं आपके, ठीक है, एस्टिमेट के साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पे एक तरीके से नज़र रखती है, ठीक है। और नज़र के साथ साथ सजेस्ट करती है कि किस तरीके से सरकार को अपने जो इकोनॉमिक्स है वो सही रखनी चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को किस तरीके से वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, ये इनका एक तरीके से रोल है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में तो मेनली सबको पता ही है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में भी जो भी पॉलिसी बनाई सरकार ने तो उसको एक तरीके से क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। उसकी इफ़ेक्टिवनेस, एफिकेसी वो सब चेक की जाती है, ठीक है। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, तो सीधी सी बात है कि भाई जिस पर्पज़ के लिए पैसा निकला है वो पर्पज़ के लिए फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं फुलफ़िल हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वाई वाला जो पोर्शन है उसको कवर करते हैं इसमें। तो ये मेनली इनके रोल हैं। और एक पॉइंट इसमें मेरे ख्याल से और बन सकता था, वो है रिकमेंडेशंस का, ठीक है। वो इसमें नहीं लिखा गया, मिस हो गया है। रिकमेंडेशन का एक पॉइंट इसमें और बनता है कि भाई जो भी इश्यूज़ ऑब्जर्व किए, ठीक है, या फिर कुछ लेक्यूना है, कुछ लूप होल रह गया, तो वहाँ पे क्या है वो रिकमेंडेशन देते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये आप इंक्लूड करें, जिससे आपकी अल्टीमेटली क्या हो, इकोनॉमी है और गवर्नेंस है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़े। गवर्नेंस मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ओनली, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट कमेटी का काम ही जो है एक्सपेंडिचर और इस सब के अराउंड ही आपका घूमता रहता। तो ये ओवरऑल इसका रोल है, तो प्लेज ए क्रूशियल रोल। मैंने पहले बताया कि जनरली जैसे अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो कंक्लूजन जो है ऊपर का जो समरी है उसी को लेके आप लिख सकते हैं। और वैसे भी ये डायनेमिक क्वेश्चन है नहीं, तो स्टैटिक टाइप का, मतलब ऊपर की समरी लेके कंक्लूड करेंगे तो भी आंसर आपका सही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया पार्लियामेंट्री कमेटी के रोल को लेके। ये क्वेश्चन इसी तरीके का एक क्वेश्चन फिर आया है 2021 में। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के क्वेश्चन मैंने 3 साल 2023 में भी आया, 22 में भी आया और 21 में भी है, ठीक है। जो हम डिस्कस करेंगे तो 21 में भी वो मिलेगा आपको। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है हाउस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। अब 2021 के अराउंड या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, उसी के अराउंड जो है इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, तो ये क्वेश्चन आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो करंट अफेयर्स है उसका आपको हमेशा इनपुट लेते रहना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हाउस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड आएगा तो ये नहीं कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं वो इलेक्शन प्रोसीजर में, जो सिर्फ इलेक्शन का पोर्शन होता है, जहाँ एक तरीके से एक पार्ट लिखा जाता है कि प्रेसिडेंट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, और वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है। तो अब वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जब बात है भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो वहाँ पे वो जो एक तरीके से वैल्यू ऑफ एमएलए और एमपी जो जहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो लोग क्या कंफ्यूज कर जाते हैं और उस पर पूरा आंसर लिख के चले आते हैं। कई मतलब 10 से 15% लोग इस तरीके की गलतियाँ कर देते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, जबकि ये नहीं करना है। हमको एक प्रोसेस जो मोटा मोटी कोई भी इलेक्शन प्रोसेस होता है उसको एक तरीके से अपना लिखना है कि इस प्रोसेस में ये स्टेप्स हैं, हर स्टेप का अपना अपना काम है। तो सिंपल यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ इलेक्टोरल इनडायरेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। आर्टिकल 54 जो है वो रेलिवेंट आपका आर्टिकल है, इससे जुड़ा हुआ इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये वहाँ से मतलब इंट्रोडक्शन की आपकी शुरुआत होगी, सबसे इजी और सबसे एक तरीके से कहेंगे सबसे सेफ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इस तरीके का और इसमें कुछ डायनेमिक इंट्रोडक्शन बनने की बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें इलेक्टोरल कॉलेज की बात की, इसको यहीं पे बता दिया, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कहाँ पे कर सकते हैं, ये आपका जो वोटिंग काउंटिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे भी इसको किया जा क्लब कर दिया जाएगा। तो
तो एक तो ये हो गया। अब इसमें ये पार्ट लिखने के बाद ये बता दिया इस सिंपल, इसके बाद आप नॉमिनेशन प्रोसीजर या फिर लिख दीजिए द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट इन इंडिया कवर्स फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, ये आप ट्रांजिशन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेटमेंट लिख दीजिए और फिर इसके बाद आप कहानी यही शुरू कर दीजिए क्या क्या होता है। तो पहला तो क्या है, एक आपका इसमें एक चीज़ और डाल देनी चाहिए थी, हालांकि वहाँ शुरू नहीं हो, एक तो नोटिफिकेशन निकालता है। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो नोटिफिकेशन निकालता है, पब्लिक नोटिफिकेशन, कि भाई ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन का एक नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब इसमें जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे लोग, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनेशन जब फाइल करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो 50 इलेक्टर और 50 सेकेंडर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इलेक्टर, ये आपके कोई भी नहीं हो जाएंगे कि कोई भी आगे कर देगा। ये कौन होंगे, जो इलेक्टोरल कॉलेज है आपका। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होता है, जो ये ऊपर लिखा है मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ये लिखा है ना इलेक्टोरल कॉलेज, यहाँ के लोग इसमें आएंगे। तो इस पार्ट को आप यहाँ पे जहाँ पे नॉमिनेशन का पार्ट लिख रहे हैं, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन का, वहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे कि 50 इलेक्टर और 50 सेकेंडर आएंगे। ठीक है, सेकेंडर बोलते हैं तो वो आएंगे, प्रपोजर बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, जो प्रपोज करेंगे और उसके पीछे 50 और आएंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये आपके 100 लोग आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, आपके इलेक्टोरल कॉलेज से आएंगे। वो इलेक्टोरल कॉलेज में कहाँ के लोग आएंगे, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ, ठीक है, यहाँ के लोग आएंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देनी, जो आपके कुछ हाँ ठीक है, इसमें तो और कोई पॉइंट मुझे नहीं लग रहा मिस हो रहा है। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसमें चाहे तो वो यूटी और पौंडीचेरी वाला, यूटी में मतलब पौंडीचेरी और दिल्ली का भी आप एक एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे लग रही थी यहाँ मिस हो गई, ये इलेक्टेड मेंबर्स था। ठीक है, ये यहाँ पे मिस हो गया लिखना। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। मतलब मेंबर्स तो हैं, ये मेंबर में तो आपके आते ही हैं, लेकिन एक जिनको प्रेसिडेंट भेजते हैं तो वो प्रेसिडेंट, या फिर आपका स्टेट है तो गवर्नर, तो वो जो इनको अपॉइंट करते हैं वो इसके इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर नहीं होते। ये इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना मिस हो गया। ठीक, उसके बाद आपका नॉमिनेशन हो गया। नॉमिनेशन में ही आप प्रपोजर एंड सेकेंडर का मेंशन करेंगे और इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले भी नहीं आते हैं। अब ये सब तो आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका जो पार्लियामेंट है, सॉरी प्रेसिडेंट का चैप्टर है, उसमें आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो हमको लिखना है वो जानना ज़रूरी है तो बहुत कुछ। ठीक है, तो ये स्टेप वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर एग्ज़ाम में आपको याद है तो इस तरीके का आप स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, ये बनाएं, एरो दिखा के इस तरीके का, फिर एरो दिखा के इस तरीके का, मतलब आप बना सकते हैं। ठीक है, ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसमें एक स्टेप हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, नॉमिनेशन हो गया। अब उसके बाद सिंपल है। ठीक है, स्क्रूटनी है तो स्क्रूटनी वाले पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, नॉमिनेशन में थोड़ा ज़्यादा लिखना है कि इलेक्टोरल प्रपोजर हैं, सेकेंडर हैं, साथ में इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज को आप डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फाइलिंग है, स्क्रूटनी है, नॉमिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गलतियाँ, जैसे कोई नाम वापस लेना चाहता है, ठीक है, स्क्रूटनी में पाया कि भाई जो सेकेंडर प्रपोजर हैं वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें है, वहाँ पे जो क्राइटेरिया है आपका फॉर दिस प्रेसिडेंट, ठीक है, उसको भी देखना ज़रूरी है। जैसे उसकी एज 35 ईयर्स हो, उसके अलावा वो आपका क्या कहते हैं, जो ये है आपका, हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लोकसभा में क्वालिफाइड हो इलेक्ट होने के। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता हो। ठीक है, तो ये 3-4 क्राइटेरिया वो आपको उसमें मेंशन करने हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो वो ज़रूर मेंशन करिएगा, और नहीं याद रहता तो कोई बात ही नहीं फिर। ठीक है, तो ये आपका फाइलिंग में हो गया, नॉमिनेशन हो गया। अब इसके बाद वोटिंग आएगी। वोटिंग में आप जो है, वोटिंग में वही है कि भाई सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो बताया मैंने। मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आपने बता ही दिया है ऑलरेडी। ठीक है, ऊपर तो अब उसको यहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसकी काउंटिंग होगी। काउंटिंग में कुछ है नहीं खास,
आपका कि वोटिंग कंप्लीट होगी, बैलेट बॉक्स सील्ड होगा, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन उसको काउंट करेगा। तो इसमें कुछ खास प्रोसेस नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्या, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट किस बेसिस पे होता है, तो काउंटिंग होगी जो कोटा का बेसिस होता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में, कि वही 50% +1 वाला हिसाब है, ठीक है। तो जो उतना पा गया तो वही फाइनल इलेक्ट हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर वो ट्रांसफ़र किया जाता है कि जो सेकंड था, ठीक है। तो अब जब सेकंड बार में देखा गया तो जो प्रायोरिटी थी, तो 1 2 3 4 अगर कैंडिडेट है तो उसमें जैसे सेकंड के पास गया तो सेकंड वाले को अब कितने ने दिया है, तो वो सब चीज़ें उसमें कैलकुलेट करनी। सेकंड मतलब सेकंड प्रेफरेंस की बात है, ठीक है। तो जो बैलेट में सेकंड प्रेफरेंस होती है तो उसके क्राइटेरिया के थ्रू फिर किया जाता है। हालांकि आज तक मेरे ख्याल से कभी ये नौबत आई नहीं सेकंड प्रेफरेंस वाली, लेकिन इसमें मेंशन ज़रूर है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वोट टेकिंग सेरेमनी का पॉइंट है, अगर वो चाहे लिखना लिख दें। और इसके अलावा CGI, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्टेड, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास जो है ट्रिकी है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें 2 3 पॉइंट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखने में तो इजी है पर इसको करना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे जहाँ भी आप पाएंगे जो प्रोसेस है वो आपका ये, वहाँ पे ना नॉमिनेशन की बात होती है, फाइलिंग की बात होती है, जनरली वोटिंग काउंटिंग के अराउंड ही आपका आंसर एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट रह जाता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से इसमें इस क्वेश्चन में अप्रोच करना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वीडियो जब आएगा कल, तो वो आएगा GS 5 एंड 6 का, ठीक है। और कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। और हमारा चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल जो है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए।